मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राजस्थान की सियासी हलचल पर दिया बयान। कहा, संविधान का कोई मतलब नहीं रहा, बस ऑफर बोलो और राजनीति करो। राजस्थान में टेप कांड को लेकर बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसा रही है कांग्रेस। मथुरा में नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा। महिला पार्षद ने नगर आयुक्त कुमारी चप्पल इलाके में विकास न कराना और फोन न उठाने का लगाया आरोप। असम के डिब्रूगढ़ के गांव में घुसा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। लगातार बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। लोगों में बाढ़ को लेकर फैला डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रही सियासत जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार शाम 5 बजे तक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए रोक लगा दी है। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की ओर से गुरुवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में उस नोटिस को चुनौती दी गई जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने जारी किया था और विधायकों से शुक्रवार 1 बजे तक जवाब मांगा था। ये नोटिस अनुशासन तोड़ने का दल बदल कानून के अंतर्गत जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश दिए। दोपहर करीब 1 बजे हुई मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने वीसी के जरिए पैरवी की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचेतक महेश जोशी की कैवियट स्वीकार कर ली। महेश जोशी की ओर से नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त मांगा गया, लेकिन पायलट गुट की ओर से इसका विरोध किया गया। तो वहीं पायलट गुट की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस अवैध हैं। सदन के बाहर कार्रवाई के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है। आज कोर्ट के अंदर याचिकाकर्ता द्वारा जो याचिका लगाई गई उस पर सुनवाई चालू हुई 1 बजे और उनकी तरफ से हरीश साल्वे साहब और मुकुल रोहतगी जी ने अपने आर्ग्यू करें और जब उनके कंप्लीट हुए तो रेस्पोंडेंट की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट चालू करे क्योंकि समय कम हो रहा था। तो अब आर्ग्यूमेंट सोमवार को 10 बजे कंटिन्यू होंगे। सर, क्या दोनों तरफ से क्या कुछ बहस हुई? पिटिशनर के लॉयर्स की तरफ से ये था कि जो स्पीकर के द्वारा कार्रवाई की गई है वो गलत है, असंवैधानिक है, कानून के जो दृष्टांत है उसके विपरीत है और समय पूरा नहीं दिया गया रूल्स के तहत। मोटे मोटे रूप से ये सारी दलीलें दी गई हैं। अभी एक राहत कह सकते हो सामने वाले? मुझे पता नहीं, 2 दिन की डेफरमेंट से कोई राहत की बात होती है, बट जो आज की कार्रवाई स्पीकर महोदय को 5 बजे करनी थी अब वो मंगलवार को 5:30 बजे होगी। मार्क्सवादी पार्टी के विधायक बलवान पूनिया ने बीजेपी पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने सचिन पायलट को मोहरा बताते हुए कहा कि इस सारे मामले के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी अपनी सरकार बनाने का राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। अपने नाम से और अपने काम से राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले बलवान पूनिया ने आज की जो बदलती जो राजनीति और खास करके राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करें तो जो प्रतिपल राजनीति बदल रही है और सत्ता के संघर्ष के इस खेल में जब उनका भी कहीं न कहीं जिक्र आता है, नाम आता है, तो निश्चित रूप से जो है अपनी बात को प्रखर रूप से जो सदन में और सदन के बाहर रखने वाले बलवान पूनिया से ही ये जानना चाहेंगे कि आज की राजस्थान की वर्तमान राजनीति में वो किस तरह से ये बदलाव देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात कहना चाहता हूं कि इस चुनी हुई सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, केंद्र के मिनिस्टर लगे हुए हैं कांग्रेस के कुछ लोगों से मिलकर के, तो इस राजस्थान प्रदेश की 7 करोड़ जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जो आज कोरोना से, जो आज टिड्डी से, जो बिजली के बिलों से या पानी की मांग को लेकर के लोगों में दिखते हैं, जो उम्मीद सरकार से करते हैं कि सरकार ऐसा करे, उसकी बजाय सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक कोई कदम नहीं हो सकता। मैं इसकी न सिर्फ निंदा करता हूँ
मैं मौजूदा सरकार को अपदस्थ होने से बचाने के लिए भी प्रयासरत राज्यसभा चुनाव से था, अभी भी हूं। मैं बिल्कुल खुले से कह देना चाहता हूं, मैं किसी के खेमे में नहीं हूं। अशोक गहलोत जी की सरकार को इसलिए बचाना चाहते हैं कि वो जनता के मुद्दे पर काम करे। अभी इस एपिसोड में आपका भी जिक्र आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है, टेलीफोनिक माध्यम से जो लेन देन की जो बात की जा रही है कथित तौर पर, उसके बारे में आपका क्या कहना और क्या आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि आप भी उसकी जो इस पूरे जो गेम प्लान है पॉलिटिकल सिनेरियो में, उसमें आप भी एक पार्टी बन रहे हैं, आपका भी एक नाम आ रहा है? वो तो साहब हमारे इलाके में कहावत है कि पहले खोया आप घर, फिर खोया बाप घर, अब पड़ोसी का खोने चली। ये तो जो लोग जिन्होंने अपना घर खो लिया और अपनी पार्टी का खो लिया, अब ये पड़ोसियों का खोने के लिए चले, वो जलन करते हैं मुंह से। मैं जिस तरीके से, जैसा आपने कहा, राजस्थान की विधानसभा में भीतर और बाहर और सड़कों पर जनता के मुद्दों को लेकर के एमएलए जीत के आया हूं और मेरी प्रतिष्ठा, उस प्रतिष्ठा को गिराने का उन्होंने नाकाम कोशिश की। मेरे पास किसी का फोन नहीं आया कोई षड्यंत्र के लिए, कोई अपराध के लिए, हिम्मत भी नहीं है मेरे पास फोन करने की। मेरे दोनों नंबर खुले रहते हैं हमेशा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से नाम लिया, मैं कहता हूं वो जनता से, राजस्थान की 7 करोड़ जनता से माफी मांगे और अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और राजस्थान की जनता उनको माफ नहीं करेगी। वो किसान नौजवान जिनकी बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में उठाई है और सड़कों में मैंने लड़ाई लड़ी है, लोगों को बीमा दिलवाया है, पानी दिलवाया है, उनकी मांगे उठाई हैं, पूरी कराई हैं, वो कभी उनको माफ नहीं करें। ये एक तरह से आपकी मान और प्रतिष्ठा से भी सवाल जुड़ गया, चूंकि कि इस पूरे जो मामले में जब आपका भी नाम आता है या किसी और का भी नाम आता है, निश्चित रूप से वो उसकी प्रतिष्ठा के साथ भी जुड़ जाता है। क्या अब आप भी इसी मसले को और आगे बढ़ाते हुए मानहानि का दावा है, या वो जो कानूनी जो आपके पास में उपलब्ध है तरीके, उसके ऊपर भी आगे कोई काम करने का इरादा है क्या आपका? मैं गहन मंथन करूंगा एक एक बात पर, और जहां भी उनको कानूनी नोटिस दिलवाना, उन पर मुकदमा करना या उनको घेरना का काम हो, मैं करूंगा। पर मैं उससे पहले उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम अभी भी जनता के मुद्दों पर सावचेत है। सुबह सुबह उठ करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, एक एक बात का अवलोकन करते हैं। तुम जनता के मुद्दों की बात करने वाले लोगों को घसीटने की हिम्मत ना करें। ये तुम्हारी सड़ी गड़ी पॉलिटिक्स, तोड़ने मरोड़ने की पॉलिटिक्स। हम सीधे साधे किसान लोग हैं, किसानों के घर से हम नहीं जानते, हमें कोई वास्ता नहीं है तुम्हारी इस पॉलिटिक्स से। इसलिए खरीदने बेचने का धंधा ये जो राज्य और केंद्र ने मिलकर के जो किया है, राज्य की जो सरकार में बड़े मंत्री पद पर बैठे थे उन लोगों ने जो किया है, मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने का ढोंग और षड्यंत्र किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो और नैतिक रूप से भी उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये पाप हमने किया है। और भाजपा जिस तरीके से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और इन राज्यों में करती आई है, ऐसा राजस्थान में हम इतनी आसानी से तो कामयाब उनको नहीं होने देंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले को बाहर से देख रही है, करने वाले तो कुछ और है, और उस पार्टी के खुद के जो लोग हैं वह खुद ही अपनी सरकार को जो है अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बीजेपी कहाँ और किस रूप में आती है, क्या रोल है उसका, इसके बारे में क्या खुलासा आपका, कि आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी वास्तव में इस पूरे जो षड्यंत्र में शामिल हो रही है, या कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो अपनी ही सरकार को अपदस्थ करने, अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं कल के ऑडियो से ही आपको बता देता हूं, उसमें नाम आ रहा है गजेंद्र सिंह, जो कल का ऑडियो आ रहा है। स्पष्ट बात हो गई, भाजपा का केंद्र नेतृत्व तो इसमें लगा हुआ है। और ये गजेंद्र राजेंद्र को तो जल्दी हुई हुई है मुख्यमंत्री बनने। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम जिंदगी में नहीं बनोगे, फेल हो गए। राजस्थान की 7 करोड़ जनता तुम्हें माफ ही नहीं करी। नंबर 2 बात, ये अमित शाह जी का खेल है और ये खेल अशोक गहलोत और सचिन की लड़ाई नहीं है। ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मेरे तो आप लोग भी कई बार कम सुनते हो। मैंने राज्यसभा चुनाव के वक्त भी कहा था, ये लड़ाई सचिन और अशोक गहलोत की है ही नहीं। ये लड़ाई है राजस्थान की सरकार को गिरवाने की। सचिन को तो मोहरा बनाया है, ये मोहरा जम्मू कश्मीर से बनाया है। ये अपने भाई साहब फारूक जी के लड़के ना, उमर जी, फारूक जी, वो जिस दिन से जेल से छूटे हैं उस दिन से काम चल रहा है। वो तो बाहर आके चू नहीं की उन्होंने, और इन्होंने राजस्थान में ड्रामा शुरू कर दिया।
ये ड्रामा चल रहा है। नहीं तो आपको लगता है कि ये जो है जम्मू कश्मीर और राजस्थान की राजनीति का कहीं न कहीं एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है? मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है जिस तरीके की, यार सोच ही नहीं सकते हम। जरूरत कहाँ थी? सब ये टेलीविजन में आया कि साहब हमारी मानते नहीं, हमारे ट्रांसफर नहीं होते, हमारे कैसे अफसर नहीं लगते, हमारे से बाटे नहीं लगवाए शिलान्यास। ये कोई डिप्टी सीएम, कोई मंत्री और एमएलए के लिए मुद्दे होते हैं क्या ये? भीलवाड़ा नगर परिषद की सभापति मंजू चेचाणी की अध्यक्षता में हुई अंतिम बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में ही उलझते दिखाई दिए। नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद पहली बार बोर्ड बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें जिंदल शॉ लिमिटेड के आरओबी का मामला पूरे समय गरमाया रहा। इस बोर्ड बैठक में नगर परिषद आयुक्त नारायण लाल मीणा पर गत बोर्ड बैठक में हुए निर्णय की अनुपालना नहीं करवाने के आरोप सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने लगाए और निर्णयों की अनुपालना नहीं करवाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास किया। तो वहीं बैठक में 21 बिंदुओं के एजेंडों पर भी चर्चा करके उसे पास किया गया। की लास्ट बैठक थी। हम बोर्ड वालों ने एक तो आरओबी के ऊपर चर्चा की, जहां से जिंदल से जो केस था ये एजेंडा के बाहर की मुद्दा था, परंतु ये जिंदल अपना केस हार चुकी है और उसने नगर परिषद को नजरअंदाज कर दिया कि मैंने 3 अंडरब्रिज बना के मेरा काम खत्म हो गया, जबकि अंडरब्रिज बनाना उसका पर्सनल मामला था, आरओबी बनाना उसको एमओयू उसको नगर परिषद के साथ किया था, उसे ही बनाना जरूरी है। इसका उनको आदेश दिया जाएगा या नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा एजेंडे में जो भी प्रस्ताव रखे गए थे वो लगभग सभी पास हो चुके हैं और उसके अलावा उसकी प्रोसीडिंग आगे जारी कर दी जाएगी। आज नगर परिषद जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसके अंदर भाजपा का जो बोर्ड है उन्होंने जो एजेंडा बनाया है वो महज ही भ्रष्टाचार से प्रेरित एजेंडा है। इसके अंदर स्ट्रिप ऑफ लैंड दिया गया है। स्ट्रिप ऑफ लैंड के अंदर मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि पांड्या जी और लखवानी जी को जो स्ट्रिप दी जा रही है उसके ऊपर उनका वर्तमान में कब्जा है, जबकि स्ट्रिप का नियम है रिक्त भूखंड होना चाहिए, उसके बाद ही उसको दिया जाता है। जबकि उन्होंने पार्किंग की जगह और फुटपाथ के लिए जो छोड़ी गई जगह उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करके उसको ऊपर निर्माण करके और व्यवसायिक गतिविधि चलाते हुए स्ट्रिप ली गई है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, वो नहीं ली जा सकती है। ये मैं संज्ञान में लेकर के आया, मैंने फोटो भी एविडेंस भी उपलब्ध कराए हैं। अगर बोर्ड उसके ऊपर निर्णय लेगा तो ठीक, नहीं तो मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में जाऊंगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो 21वें नंबर का एजेंडा है उसके अंदर 1957 के अंदर किसी व्यक्ति ने भूखंड छुड़ाया, 1500 रुपए दिए, 1000 रुपए नहीं दिए, बाकी का पैसा नहीं दिया और उसने मेरी बात सुनो चलते 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 वो भूखंड किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया और तीसरे व्यक्ति के आवेदन के ऊपर यहाँ पे नामांतरण के लिए और उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए आ गया, जो कि सरासर गलत है। आज की बोर्ड बैठक वास्तव में इस पूरे कार्यकाल की ऐतिहासिक बोर्ड बैठक है और सही में जनप्रतिनिधियों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इस बोर्ड बैठक में हर बिंदु पर चर्चा हुई है और अब सबने अपने बेबाक विचार रखे हैं और निश्चित रूप से 2-3 बिंदुओं पर आज भी जो गतिरोध बना हुआ है। पहला गतिरोध है जिंदल पर कि जिंदल ने अपील की थी एनजीटी में और कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम हार गए। तो मेरे को नहीं लगता है कि हम हार गए, मैंने को फैसले की कॉपी मांगी है कि अगर हम हारते तो उनकी अपील खारिज नहीं होती। अपील तो जिंदल ने की थी या जिंदल ने करवाई थी, तो अगर अपील खारिज हुई है तो निश्चित रूप से हमारे बोर्ड का जो पुराना प्रस्ताव है वो वापस स्टैंड हुआ है और हम उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ेंगे और मजबूती से बढ़ेंगे। मैं फैसले की कॉपी लगाकर पूरा लीगल अध्ययन करूंगा उसका और उसके बाद एक्शन लेंगे। अगली खबर राजस्थान के डूंगरपुर से, जहां जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि जून 2019 में दोगड़ा थाने में 8वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और बलात्कार का केस दर्ज हुआ था।
खबर राजस्थान के दौसा से, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले लगभग 184 लोगों का आज सीएमएचओ डॉक्टर पूर्णमल वर्मा के निर्देश पर सैंपल लिया गया। सीएमएचओ का कहना है कि सब्जी मंडी में शहर की सर्वाधिक आबादी सब्जी बेचने वाले के संपर्क में आ रही है, जिसके चलते सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। इसके चलते एहतियात के तौर पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले महिलाओं और पुरुष की कोरोना की जांच कराई जा रही है। दौसा में निजी बस चालक के रोडवेज बस के आगे निजी बस लगाकर सवारी भरने के मामले में पुलिस ने निजी बस के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी बस चालक के साथ हाथापाई के विरोध में दौसा आगार के प्रबंधक केसी मीणा के निर्देश पर निजी बस चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजी बस को जब्त कर लिया। दरअसल टोडा भीम से जयपुर जाने वाली निजी बस के चालक ने रोडवेज बस के आगे बस लगाकर सवारी भर ली थी। रोडवेज के ड्राइवर के साथ हाथापाई की। इसकी शिकायत परिवहन विभाग और थाना कोतवाली को दे दी गई और मामले पर कार्रवाई हुई। RJ 14 PE 3593 प्राइवेट गाड़ी है जी। ये टोडा भीम से जयपुर प्रतिदिन जाती है। टोडा भीम से हमने जन सुविधा के लिए 3 गाड़ियां चला रखी। पब्लिक की डिमांड ज़्यादा थी, यात्रीवार बिल्कुल कम प्राप्त हो रहा था, फिर भी हमने 3 गाड़ियां जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए जयपुर के लिए चला दी। धीरे धीरे जो ही हमारी गाड़ी जमी और उनमें यात्रीवार उपलब्ध होने लगा, इस महान स्वामी ने हमारी गाड़ियों के आगे इस गाड़ी को जयपुर के लिए लगा दिया। इसके बाद टोडा भीम से जयपुर का हाईवे पर कोई परमिट नहीं है। परमिट अगर यदि होगा भी तो साइड के गांव में इस परमिट दिए जाते हैं, प्राइवेटों को नेशनल हाईवे पे परमिट नहीं दिया जाता है। इसके उपरांत भी हमारी गाड़ी के आगे आगे डेली चल रहा है, जयपुर तक कम किराए पर संचालित हो रहा है। दूसरी बात, डिट्टो हमारी रोडवेज का इसने कलर बना रखा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने को लेकर वायरल हुए वीडियो के बाद एक बार राजनीति में भूचाल आ गया है। बीकानेर के लूण करणसर के मूल निवासी संजय जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मानिक चंद सुराणा ने इसको लेकर सफाई दी है। सुराणा की ओर से युवा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री का संजय जैन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उन्हें इस प्रकरण की पूरी जानकारी है और ना ही वे संजय से किसी प्रकार के ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में संजय के साथ उनके संबंधों को लेकर चल रही अफवाहों से कोई वास्ता नहीं है। की सरकार है, बगावत करने वाले एमएलए भी कांग्रेस के हैं और जो मीडिएटर उनसे बात कर रहा है वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये सारा इनका आंतरिक मामला है, आपस की इनकी सिर्फ उटोवल है और उस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी किसी और के माथे बढ़ना चाहती है। मानिक चंद सुराणा राजस्थान की राजनीति में संजीदा राजनेता रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी का पिछले दिनों निधन हो गया था। उनके यहाँ संवेदना व्यक्त करने सारे दलों के लोग ही गए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी वहाँ पहुँचे। उस बातचीत का मैं साक्षी रहा, मैं वहाँ मौजूद रहा। उस बातचीत को प्लांट करके और ये जोड़ा जा रहा है कि भाई साहब जो संजय बरड़िया है वो सुराणा जी से जुड़ा हुआ है, जबकि बीकानेर जिले के सारे लोग जानते हैं संजय बरड़िया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। उनका न तो सुराणा जी से कोई संबंध है, न उनका गजेंद्र सिंह जी से संबंध है। ऑडियो में जो बातचीत है उससे भी स्पष्ट होता है कि गजेंद्र सिंह जी की आवाज़ नहीं। राजस्थान के सिरोही जिले के गोयली जावल मार्ग पर शुक्रवार दोपहर को एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा एक बोलेरो कैंपर और ऑटो के बीच टक्कर से हुआ। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि ऑटो के सामने अचानक आए बंदर को बचाने के चक्कर में चालक ने संतुलन खो दिया था। सिरोही से एक ऑटो जावाल की ओर जा रहा था। गोयली के पास सामने से आ रहे बोलेरो कैंपर ने उसे जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो 3 बार पलटी खाते हुए दूर जा गिरा। हादसे के बाद मचे कोहराम से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ऑटो में सवार 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। के 20 मिनट के करीब के इंफॉर्मेशन थाना कोतवाली में मिली कि एक टेम्पो और बोलेरो कैंपर का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर हम वहाँ पहुँचे और मौके पर जो गाड़ी है उसको पुलिस के कब्जे में लिया, टेम्पो को लिया कब्जे में, और जो मौके पर जो डेथ हुई थी 6 जनों की, जो अभी मोर्चे में है, आगे कार्रवाई की जाएगी। बांदीकुई में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियों के बीच एसडीएम ने बाजारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने और फुटपाथों पर अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए। यहां आए दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नजर नहीं आ रहा।
ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है कि हम संपूर्ण मार्केट का चालान करें, कभी संभव नहीं हो सकता, व्यवहारिक रूप से नहीं हो सकता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को चेतावनी दें और कुछ इस प्रकार के चालान करें ताकि लोगों में मैसेज जाए कि प्रशासन पेनल्टी भी इम्पोज करता है। तो नहीं, चालान पेनल्टी इम्पोज करते हैं, हम सैनिटाइजेशन करवाते हैं, हम प्रशासन के जो दायित्व हैं उनको प्रशासन पूर्ण रूप से निर्वाह करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेनल्टीज नहीं की जाती है, पेनल्टीज की जाती है। आज जैसे आपने जो कार्रवाई देखी है वो कार्रवाई SDM साहब की उपस्थिति में हुई कार्रवाई है। बाकी हम नगर पालिका प्रशासन नियमित रूप से रेगुलर कार्रवाई करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन पेनल्टी लोगों को नहीं लगाई। सीकर के दातारामगढ़ को पौधारोपण कर ग्रीन दातारामगढ़ बनाने के अभियान का सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पौधारोपण कर आगाज किया, तो वहीं ग्रीन दातारामगढ़ अभियान के संयोजक राजेंद्र धीरजपुरा ने पूरे दातारामगढ़ में 5100 पौधे लगाने का संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत दातारामगढ़ में शमशान भूमि में पौधारोपण कर की गई। तो वहीं सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि मनुष्य जीवन में वृक्षों की महती भूमिका है और वृक्षों से ही जीवन है। भारतीय जनता पार्टी दातारामगढ़ की ओर से आज वृक्षारोपण का समारोह यहाँ हमने आयोजित किया है। इसमें हमारे जिले के सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष जी हरिराम जी रणवा और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे और ये वृक्षारोपण का हमने जो लक्ष्य लिया है 5100 पेड़ों का हमने लक्ष्य लिया है और ये विधानसभा क्षेत्र में पूरे में हम जाएंगे और जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता इसकी डिमांड करेंगे हम सबको वहाँ पहुँचाएंगे और हम स्वयं जाके जहाँ गौशाला है, शमशान भूमि है, स्कूल है, वहाँ जा जाके हम ये वृक्षारोपण करेंगे। और पेड़ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, इससे हमारा जीवन चलता है। बिना पेड़ के जीवन की कल्पना करना गलत है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण का आगाज यहाँ से शुरू किया है और इसको हम पूरी विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर को हरा भरा बनाने और पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से उपखंड प्रशासन की ओर से हरित पुष्कर अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने वृक्षारोपण किया और लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाना आसान है लेकिन उसकी देखभाल करना मुश्किल है, इसलिए वृक्ष लगाने के साथ साथ उचित देखभाल भी करें। इस दौरान टीम वंदे पुष्कर की ओर से भी 51 पौधे लगाए गए। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि सावन का महीना होने के बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ बारिश नहीं है और हम सब समझते हैं कि पेड़ों की का कितना महत्व है। और हम राजस्थान जैसे प्रांत में जहाँ पे रेगिस्तान का बड़ा भूभाग है वहाँ पे पेड़ों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इसी क्रम में हमने उपखंड प्रशासन की तरफ से और सभी जनप्रतिनिधि जो विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे ट्रस्ट हैं, जो संस्थाएँ हैं, जो यहाँ के आम लोग हैं, उनके सबसे मिलके हमने ये हरित पुष्कर अभियान 2020 चलाया है। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेड़ लगाएं और पेड़ सिर्फ लगा के न छोड़ दें, उनकी देखरेख भी करें। अभी ये वर्षा का काल चल रहा है तो नेचुरल रूप से भी इनको पानी मिलेगा और हम लोग भी इनका केयर टेक करेंगे। तो ऐसे करके आगे मुझे जो आशा है कि हम अगले 1 साल में पुष्कर के आसपास के क्षेत्र को और ज़्यादा हरा भरा और ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार ताज़ा तरीन और हर अपडेट खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।